Assalamu alaikum dear students. I hope you will be doing well at home. So this is our new lecture for class 7th. As in the previous lecture we had discussed the chapter Black Beauty and we had also done the exercise questions of Black Beauty. So in today's lecture we will be start completing the remaining part of the exercise. So let's begin with the question number 1. So here you can see that in part 1 we had also already done almost 5 questions. Now let's move on to the question number 6, which is part F. Why did the huntsman whip off the dogs? सवाल वो करता है कि जो शिकारी थे उन्होंने कुत्तों को क्यों साइड पे हटा दिया था जब वो उसका खरगोश का शिकार कर रहे थे. So here is the answer. The huntsman whipped off the dogs because otherwise they would have torn the hare to pieces. जो शिकारी था उसने जो है कुत्तों को इसलिए साइड पर हटा दिया था क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो वो उस खरगोश के जो टुकड़े हैं उसके चीथड़े जो हैं वो उड़ा देते. So here is the answer. The huntsman whipped off the dogs because otherwise they would have torn the hare to pieces. Now here is the next question. Why was the young horse, the storyteller, astonished? वो कहते हैं कि कहानी को बताने वाला जो जवान घोड़ा था वो इतना हैरान क्यों था? So here is the answer. The young horse, the storyteller, वो कहता है कि वो जो जवान घोड़ा कहानी को बताने वाला है was astonished, वो हैरान था by the sight of these men on fine horses with barking dogs chasing the and killing a hare. These questions और यहाँ तक की क्वेश्चन है, जवाब है इसका the young horse, the storyteller से लेकर killing a hare तक. इस क्वेश्चन का जवाब यहीं तक है. वो कहते हैं कि वो जो स्टोरी बताने वाला जवान घोड़ा है वो इस वजह से हैरान था क्योंकि उसने आदमियों को इतने नफीस घोड़ों के ऊपर बैठे और भौंकते हुए कुत्तों के साथ एक खरगोश का शिकार करते हुए ये जो मंजर था ये पहले कभी भी नहीं देखा था. Alright, so now let's move on to the part 2 of this exercise. These questions are more difficult. Discuss them first. वो कहते हैं कि ये सवाल ज़्यादा थोड़े से difficult हैं, इनको पहले डिस्कस किया जाए. Part H है जी इसका. How do we first realize that the horse, not a human being, is telling the story? वो कहते हैं हमें ये कब पता चलता है कि ये स्टोरी बताने वाला जो है ये एक जानवर है, एक घोड़ा है, ना कि कोई इंसान है. Base your answer on the passage alone, not the introduction. ठीक है जी. इसका जवाब देखते हैं हम. सो यहाँ पे इसका जवाब है वी फर्स्ट रियलाइज दैट द हॉर्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग इज टेलिंग द स्टोरी. हमें सबसे पहले ये तब पता चलता है कि ये जो स्टोरी बताने वाला है ये एक हॉर्स है ना कि एक ह्यूमन बीइंग है. व्हेन वी कम अक्रॉस द सेंटेंस, जब हमें इस सेंटेंस इस जुमले के बारे में पता चलता है, जब इस कहानी में ये जुमला आता है आई एंड अदर कॉल्स वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड, कि मैं और मेरे जो बाकी साथी थे हम लोग निचली सतह के जो खेत हैं वहाँ पर खाना खा रहे थे. सो दिस इज़ द आंसर, फील्ड्स तक. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अदर एनिमल्स पार्ट फ्रॉम द हेयर सफर्ड और वर हार्म ड्यूरिंग द हंट. वो कहते हैं कि कौन से दूसरे जानवर जो हैं खरगोश के अलावा उन्हें तकलीफ़ पहुंची या उन्हें नुकसान पहुंचा इस शिकार के दौरान. सो हियर इज़ द आंसर. 2 horses and a man were injured in a hunt. वो कहते हैं कि 2 घोड़े और इसके अलावा एक आदमी जो था शिकार के दौरान वो ज़ख्मी हुआ. 1 man died, एक आदमी मर गया. And presumably the dogs would have been hunt when they were whipped. और उसके अलावा वो कहता है कि अगर हम लोग इस बात को प्रिज्यूम करें थोड़ा सा तो वो कुत्ते जो हैं would have been hunt, जो कि शिकार कर रहे थे, when they were whipped, जब उन्हें पीछे हटाया गया. यानी कि जाहिर सी बात है जब कुत्ता शिकार कर रहा हो और उसका शिकार छीन लिया जाए और उसे हटाया जाए तो वो गुस्सा करता है, तो इस नतीजे में उसे नुकसान भी पहुंचता है थोड़ा सा. तो उसमें उन कुत्तों को भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचा था. सो ये इसका जवाब है. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज. वो कहते हैं जी आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. आपके पास 2 सेंटेंसेस एज रेफरेंस दिए गए हैं और उनके मुताबिक जो है नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं. आपने उनका जवाब देना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. द फर्स्ट सेंटेंस वाज दे हैव लॉस्ट द सेंट सेड द ओल्ड हॉर्स परहैप्स द हेयर विल गेट ऑफ. अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस वी हैव बीन आस्क्ड 3 डिफरेंट क्वेश्चंस. सो लेट्स डिस्कस द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. हु इज द ओल्ड हॉर्स स्पीकिंग टू. अब वो जो बूढ़ा घोड़ा है वो किससे बात कर रहा था. सो हियर इज द आंसर. The old horse is speaking to Black Beauty, her mother,
and the other colts and old horses in the fields. वो कहते हैं कि जो बूढ़ा घोड़ा था वो बात कर रहा था ब्लैक ब्यूटी से, उस बच्चे की यानी उस घोड़े की माँ से, और बाकी जो घोड़े वहाँ पर खड़े थे और इसके अलावा जो बूढ़े घोड़े थे जो उस खेत में खड़े थे उसके साथ, उन तमाम के तमाम से वो मुखातिब था, उन तमाम से वो बात कर रहा था. ओके, सो पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट डज द सेंट रेफर टू. जो सेंट, ये खुशबू है, उसको किस चीज़ के साथ तशबीह दी गई है, किसकी तरफ उसको मिलाया. सो इज द आंसर द सेंट रिफर्स टू द ट्रेल और सेंट लेफ्ट बाय द हेयर. उस खुशबू को उस खरगोश के साथ मिलाया जा रहा है, उस खुशबू खरगोश की खुशबू से जो वो पीछे छोड़ गया है. विच द डॉग्स स्मेल एंड फॉलो, जिसका सूंघते हुए जो है वो जो कुत्ते हैं उसका पीछा कर रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं. वट रिएक्शन डज द स्पीकर गेट टू द स्टेटमेंट. जब इस स्टेटमेंट को बोला गया तो जो स्पीकर है, बोलने वाला है, उसको क्या रिएक्शन मिला था बाकी घोड़ों से. द स्पीकर इज आस्क्ड व्हाट हेयर. जो स्पीकर है उसको पूछा गया था कि कौन सा खरगोश, कैसा खरगोश, बाय ब्लैक ब्यूटी. ब्लैक ब्यूटी ने ये सवाल किया था, यानी कि उस घोड़े ने जो कि ये बता रहा है कहानी. हु हैज़ नॉट येट सीन द हेयर, जिसने अभी तक उस खरगोश को नहीं देखा था. ओनली द हॉर्सेज एंड डॉग्स, वो सिर्फ घोड़ों को और कुत्तों को ही अभी तक देखा था उसने, उस खरगोश पर उसकी नज़र नहीं पड़ी थी. ऑल राइट, सो द पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज एंड सर्व्स हिम राइट टू सेड वन ऑफ द कोल्स. अब उनमें से एक घोड़े ने क्या कहा कि इसको भी जो है इसका राइट मिलना चाहिए. अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू होम द लाइन्स, टू होम आर दीज वर्ड्स एड्रेस्ड. ये जो अल्फाज हैं ये किसको कहे जा रहे हैं. हियर इज द आंसर द वर्ड्स आर एड्रेस्ड टू ब्लैक ब्यूटीज मदर. ये जो अल्फाज हैं ये उस घोड़े की माँ को जो है वो कहे जा रहे हैं, जो कि ये स्टोरी को बता रहा है. ऑल राइट, सो द पार्ट 2 इज व्हाट डज सर्व हिम राइट मीन. इसका क्या मतलब है, ये जो स्टेटमेंट में उसने बात कही है. Here is the answer. Serve him right means he deserves whatever comes to him in punishment or as a consequence of what he has done. इसका मतलब ये है कि उसने जो कुछ भी किया है उसका नतीजा उसे ज़रूर मिलेगा, यानी कि जो उसने किया है उसका फल उसे ज़रूर मिलेगा. किसी के साथ अच्छा किया है तो उसका फल उसे अच्छे में मिलेगा, और बुरा किया है तो उसके साथ आगे बुरा ही होगा. All right, so the part 3 is which incident is the speaker referring to. जो स्पीकर है, बोलने वाला है, वो किस वाक़े के साथ अपनी बात को मिला रहा है. So the last line is the answer. The speaker is referring to one of the riders who had broken his neck when he fell into the brook. जो स्पीकर है वो रेफ़र कर रहा है उनमें से एक शिकारी की तरफ, उनमें से एक घुड़सवार की तरफ, जिसने क्या किया है, who had broken his neck, जो कि अपनी गर्दन तोड़वा चुका है और जो है नीचे झाड़ियों में गिर चुका है. All right, so now let's move on to the next page, which is page number 22. In this page you may find the question with the name that working with the words. अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं. एक आपके पास वर्ड्स दिए गए हैं और दूसरा आपके पास एक्सप्रेशंस दिए गए हैं. ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जहाँ कर्सर जा रहा है, these are the words mentioned here and this is the expressions mentioned here. जो वर्ड्स वाला सेक्शन है उसके अंदर वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी आपने मीनिंग्स लिखने हैं, और जो एक्सप्रेशंस वाला सेक्शन है उसमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जिनके आपने मीनिंग्स बताने हैं. सो इसको किस तरह करना है, लेट्स सी ऑन योर कॉपीज. सो हियर इज़ द वे ऑफ अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन. आपने जो वर्ड्स वाला सेक्शन है उसके लिए लिखेंगे, आप ऊपर मेंशन करेंगे वर्ड्स और आगे लिखेंगे मीनिंग्स, और उसके बाद हर वर्ड्स जो कि लिखा हुआ है, सबसे पहला वर्ड था मेडोज, देन वाइन, हॉर्सबैक, स्नोटेड, लाइकली, ब्रूक, सीम्ड, एस्टोनिश्ड. इन तमाम के मीनिंग्स जो हैं वो लिखे गए हैं. सबसे पहला है मेडोज, जिसका जो आंसर है, जो मीनिंग है ये है एरिया ऑफ ग्रासलैंड. मेडो कहते हैं एक ऐसा इलाका, ऐसी जगह वो पूरा हरा भरा सा होता है, ग्रासलैंड होती है यानी कि सब्ज़ा होता है जहाँ पर. वाइन कहते हैं कि रोना जो है, अक्सर कुत्ते जो हैं वो रोते हैं, लंबी लंबी आवाज़ें निकालते हैं. अ लॉन्ग ड्रॉन आउट कंप्लेनिंग क्राई एज ऑफ अ डॉग. हॉर्सबैक कहते हैं कि घोड़े की जो पीठ होती है. राइडिंग ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स, वो कहता है कि घोड़े की कमर पर यानी कि उसकी पीठ पर बैठकर सवारी करना. स्नॉटेड बेसिकली खराटों को भी कहते हैं. मेक अ सडन एक्सप्लोजिव साउंड थ्रू नोज़, वो कहता है नाक से अचानक एक जैसे हवा रुक के जब निकलती है तो एक्सप्लोजिव से साउंड निकलती है, ऐसी आवाज़ का निकलना. लाइकली कहते हैं शायद, प्रॉबेबली. ब्रूक कहते हैं जी छोटी सी जो दरिया जाता है, अ स्मॉल स्ट्रीम.
सीम कहते हैं अपीयर्ड को, एस्टोनिश्ड कहते हैं अमेज्ड को, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि हैरान कर दे आपको। फिर इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है वो है एक्सप्रेशंस और उनके मीनिंग्स लिखने हैं आपने। सबसे पहला एक्सप्रेशन है pricked up his ears, तो जिसका मीनिंग है पेड अटेंशन टू, यानी कि जिसकी तरफ आप लोग तवज्जो देते हैं। अक्सर कान खड़े हो जाते हैं ना, तो pricked up his ears है बेसिकली कानों का खड़ा हो जाना, तो जिसका मतलब होता है हम किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जा हो गए हैं। लॉस्ट द सेंट, खुशबू को पीछे छोड़ जाना। कुड नॉट फाइंड द सेंट या स्मेल ऑफ द ट्रायल, जानवर की खुशबू को ना पकड़ पाना। वाइल्ड विथ फ्राइट, वो कहता है खौफ से जो है एकदम जंगली सा हो जाना। बिहेविंग वाइल्डली। अ ग्रेट डील, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा, लॉट। तो आपने अपनी कॉपीज़ पर इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ऑल राइट, सो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, जहाँ पर वो कहते हैं यूज़ वन ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स इन प्लेस ऑफ द वर्ड्स इन द इटैलिक्स। इन ईच सेंटेंस बिलो अ फ्रेजल वर्ब कैन बी यूज्ड मोर देन वंस। ठीक है जी, वो कहते हैं कि हमारे पास ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो कि आपके सामने हैं, जिसको मेंशन किया गया है A B C D E F G H के नाम पर। अब इन स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि टेढ़े लिखे गए हैं, यानी कि बाकी सारा सेंटेंस सीधा जा रहा है और उस पास एक लफ्ज़ जो है उसको टेढ़ा लिखा गया है, यानी कि इटैलिक्स में लिखा गया है। जैसे कि आपकी बुक में आप देख सकते हैं कि सबसे पहली सेंटेंस में जो वर्ड सर्कुलेटेड है वो हल्का सा टेढ़ा है बनिस्बत बाकी अल्फाज से। आपने क्या करना है कि आप लोगों ने बेसिकली इसको अंडरलाइन करना है और उसके बाद जो है अंडरलाइन करने के बाद इन ब्लॉक्स में से, ब्लॉक में ये जो वर्ड्स दिए गए जैसे कि पुट इन, पुट अप, पुट आउट, पुट अवे, पुट अक्रॉस, पुट ऑफ, पुट अबाउट, इन इसके ऊपर इसको अंडरलाइन करके इसके मुताबिक जो सबसे फिट बैठता है वर्ड वो लिख देना है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, द न्यूज़ अबाउट शाकिर वॉज नॉट ट्रू, इट वॉज अ रूमर। सर्कुलेटेड को अंडरलाइन करेंगे बाय द आंट, और सर्कुलेटेड को अंडरलाइन करने के बाद आप इस पे लिखेंगे पुट अबाउट, पुट अबाउट। अब इसी तरह दूसरा जो हमारे पास सेंटेंस है उसके अंदर जो वर्ड कम्युनिकेटेड है, यानी कि ये जो लफ्ज़ है ये थोड़ा सा इटैलिक्स में लिखा गया है, इसको अंडरलाइन करेंगे और आगे इसके लिख देंगे पुट अक्रॉस। इसके आगे लिखेंगे जी पुट अक्रॉस। तीसरी स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास जो इटैलिक्स वर्ड है वो है सेव्ड मनी, यानी कि ये दिया गया है हमारे पास एक सेव्ड वर्ड है और आगे अ लिटिल को छोड़ के मनी जो है ये आपने इन दोनों को अंडरलाइन करना है और इसके आगे आप लोगों ने सेंटेंस के आगे लिख देना है पुट अवे। अब अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं जी हम लोग। द लार्ज मैन, अच्छा जी, अब इसके अंदर हमारे पास जो लफ्ज़ इटैलिक्स में दिया गया है वो लफ्ज़ है कंज्यूम्ड। ये देखें जी, आपका जो वर्ड कंज्यूम्ड है वो ये लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन करेंगे और इसके आगे आप लिख देंगे पुट अवे। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास जो वर्ड इंस्टॉल्ड है ये जो लास्ट पे दिया गया है ये इटैलिक्स में है, इसको अंडरलाइन करेंगे और इसके आगे लिख देंगे पुट इन। नेक्स्ट स्टेटमेंट के हमारे पास पोस्टपोन जो है, यानी कि ये भी लास्ट वर्ड जो है, इसको अंडरलाइन करेंगे और लिख देंगे जी पुट ऑफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट में एक्सटिंग्विश्ड है, यानी कि ये वाला जो वर्ड है इसको अंडरलाइन करेंगे और इसके आगे लिख देंगे जी पुट आउट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में डिसलोकेटेड ये दिया गया है जी थोड़ा सा टेढ़ा सा इटैलिक्स में, इसको इसके आगे लिख देंगे जी पुट आउट। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आई सो आपको मैं एक और तरीका बताती हूँ। ये देखिए जी, हर स्टेटमेंट का जो इटैलिक्स वर्ड था वो ये दिए गए हैं और उनके आगे आपने उनको अंडरलाइन करके क्या लिखना है वो ये मेंशन किए गए हैं। ठीक हो गया जी।